Hello guys, and I welcome you all in today's video, and this is going to be your second part. Okay, second part of the chapter. Which chapter? Tell me. Which I have left what uncompleted in the previous, that is the sexual reproduction in flowering plants. वहाँ पे हमने 40 MCQs किए थे फर्स्ट वाले वीडियो में, एंड यहाँ पे हम लोग 41st से आगे मूव करेंगे. ओके, बिफोर दैट आई वांट टू टेल यू दैट कि ये जो हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ये सारे जो क्वेश्चंस रहते हैं ये आपके NCERT के बुक से लाए हुए रहते हैं. एंड सो ऐसा तो आप लोग को अच्छे से पता होगा, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें एग्ज़ाम्स हो, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, भले वो IAS का हो गया, ISS का हो गया, NTPC, CUET या फिर RRB, ANM, GNM एंड दिस ऑल, यहाँ तक कि नीट भी. ओके, दैट इज़ द मोस्ट हार्डेस्ट एग्ज़ाम इन इंडिया. तो उसमें भी जहाँ पे भी आपका जनरल साइंस का सिलेबस होता है, वो वहाँ पे आपका NCERT का क्वेश्चंस ही डायरेक्ट लाइन से उठा के पूछा जाता है. ओके, तो क्यों ना हम NCERT ही कंप्लीट कर ले. ओके, कि जितना भी क्वेश्चंस जितना भी एग्ज़ाम्स होता है उसको अच्छे से हम लोग निकाल पाए. सो नाउ वी मूव फर्दर. एंड यहाँ पे ये जो थॉट होता है बेसिकली टीचर्स, ये हमें यही बताता है कि जितना भी आपका फोकस होता है वो आप पे शुरू होता है, जो डिस्ट्रैक्शंस होता है वो भी आप पे ही शुरू होता है. एंड इट ऑल्सो एंड्स इन यू तो बिकम योर ओन सेल्फ ट्यूटर. आप खुद पे कंट्रोल, खुद पे डिसिप्लिन रखें. डोंट ब्लेम अदर्स दैट उसकी वजह से आई हैव डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम माई स्टडीज़ और लाइक दिस. बिकम योर सेल्फ ट्यूटर. एंड सो this is the today's chapter which we are going to carry out further, and this is your second part, don't forget that. So we will start solving the 41st question today. Okay, now before that, don't let अपना फोकस को कहीं भागने मत दो. ब्रिंग योर टोटल फोकस हेयर ओनली गाइज, बिकॉज अगर आप पूरा प्रोडक्टिवली अगर चाहते हो कि ये सारे क्वेश्चंस या फिर सारे जो MCQs हो या फिर सारे क्वेश्चंस आपको याद हो जाए फॉर योर प्रिपरेशंस, तो ब्रिंग योर कंप्लीट फोकस हेयर ओनली. नाउ तो अब देखिए आपका 41st क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ से. द बॉडी ऑफ द ओव्यूल्स फ्यूजेज विद द फ्यूनिकल इन अ रीजन कॉल्ड. जो फ्यूनिकल होता है, ठीक है, तो फ्यूनिकल क्या होता है? फ्यूनिकल इज बेसिकली अ स्टॉक जो कि आपका कनेक्टिव स्टॉक होता है इन बिटवीन योर व्हाट, इन बिटवीन योर प्लासेंटा एंड योर ओव्यूल. तो ओव्यूल और प्लासेंटा के बीच में आपका फ्यूनिकल होता है. तो यहाँ पे क्वेश्चन फ्यूनिकल का नहीं है, और यहाँ पे दूसरा पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि जो ओव्यूल फ्यूज़ होता है फ्यूनिकल इन अ रीजन, जो ओव्यूल फ्यूनिकल से फ्यूज़ होता है उस रीजन को कहते क्या है? तो उस रीजन को बेसिकली आपका हाइलम कहते हैं. दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर 3. Okay, this one is your correct answer. Option number 3 is your correct answer. That is hilum. Okay. Now the next question is the outer layers of ovules is known as integuments, nucellus, funicle और hilum. तो जो outer layer होता है ovules का, अगर हम लोग ओवरी बनाए, ठीक है, ओव्यूल कहाँ होता है? ये जो ओवरी था वहाँ पे जो अंदर में दिस सीडेड स्ट्रक्चर्स जो होते हैं इसको ओव्यूल्स कहते हैं. ओके, दिस आर नोन एज व्हाट? ओव्यूल्स. तो ये जो ओव्यूल्स होते हैं इनका जो आउटर लेयर होता है उसको क्या कहते हैं? तो बेसिकली इट इज़ नोन एज योर इंटीग्यूमेंट्स. दैट इज़ ऑप्शन नंबर 1 इज़ योर करेक्ट आंसर. न्यूसेलस जो होता है वो भी आपका आउटर लेयर ही होता है, मतलब आउटर लेयर तो होता है बट उससे भी बाहर आपका इंटीग्यूमेंट्स पाए जाते हैं. ओके, तो यही आंसर होगा ना, मतलब कि मोस्ट आउटर लेयर तो इंटीग्यूमेंट्स हो गए. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज it contains abundant food reserved materials for the supply into the embryo sac via placenta. It is, इसके पास ढेर सारा क्या होता है?
फूड रिजर्व्ड मटेरियल्स होता है। किस लिए? तो एम्ब्रायो सैक, दैट इज़ कि डेवलपिंग एम्ब्रायो सैक को ये दे सके फॉर इट्स डेवलपमेंट, ठीक है, प्लासेंटा के थ्रू ये भेज सके उसको ताकि वो अच्छे से डेवलप हो पाए। तो इसको क्या कहते हैं? तो दैट इज़ बेसिकली नोन एज योर न्यूसेलस। तो अभी अभी मैंने बताया कि जो ओव्यूल के बाहर आपका न्यूसेलस भी होता है एंड उसका जो बाहर वाला लेयर होता है दैट इज़ योर इंटीग्यूमेंट्स। तो इंटीग्यूमेंट्स का जो पर्पस होता है वो आपका प्रोटेक्शन पर्पस से होता है, वो आपका प्रोटेक्शन पर्पस होता है। वहीं ये जो न्यूसेलस होता है इट हैज़ अ फूड मटेरियल्स, उसके पास फूड्स होते हैं जिससे कि वो एम्ब्रायो सैक के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट इज़ नोन एज द फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ द प्लांट। इसको फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं, या फिर मतलब कि गैमेटोफाइट मतलब हो गया कि जैसे फीमेल गैमेट से, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि वो फीमेल गैमेट की तरह होते हैं। ओके, इट कंट्रीब्यूट्स जस्ट एज अ फीमेल गैमेट। तो वो क्या होता है? ऑप्शंस आर एम्ब्रायो सैक, ओवरी, ओव्यूल, पिस्टिल। ये जो पिस्टिल था, ठीक है, पिस्टिल तो आपका ये पूरा पार्ट हो गया, स्टिग्मा, स्टाइल एंड दिस योर ओवरी, ये तीनों को मिला करके पिस्टिल बोलते हैं। ओव्यूल तो आपका हो गया यहाँ सीडेड स्ट्रक्चर्स, ओवरी हो गया दिस वन द बल्ज्ड पार्ट एंड द एम्ब्रायो सैक। एम्ब्रायो सैक बेसिकली आपका दिस पोर्शन। ओके, एम्ब्रायो सैक तो आपका ओव्यूल और ओवरी के मैच्योर फॉर्म को बोलते हैं। ओके, जो कि आपका इंटर करता है किसमें? आपका वो मतलब कंट्रीब्यूट करता है फूड फॉर्मेशन में एंड द सीड फॉर्मेशन में। तो यहाँ पर तो आंसर मिल गया, दैट इज़ कि यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? एम्ब्रायो सैक इज़ योर करेक्ट आंसर। इट इज़ नोन एज योर फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट जो कि आपको कंट्रीब्यूट करता है फॉर द कैरेज टू द सेकेंड जनरेशन। ओके, सेकेंड जनरेशन में अगर कोई भी प्लांट जाना चाहता है तो कैसे जाएगा? वो तो आपका बेसिकली सीड के थ्रू ही जाएगा ना, सीड हो गया या फिर फ्रूट्स हो गया। ओके, तो इसलिए आंसर एम्ब्रायो सैक हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फिलीफॉर्म apparatus is located near chalazal end, micropylar end, both the ends or none of these। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो फिलीफॉर्म apparatus होता है, क्या फिलीफॉर्म यहाँ से तो वो आपका किस साइड में लोकेटेड होता है? तो यहाँ पे जो एम्ब्रायो सैक था, ठीक है, एम्ब्रायो सैक का एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे एक जो होता है ऊपर वाला जो साइड होता है उसको माइक्रोपाइलर एंड कहते हैं। ये यहाँ पर जो देख सकते हैं आप लोग सेकेंड नंबर पे लिखा हुआ माइक्रोपाइलर एंड, ये आपका माइक्रोपाइलर एंड हो गया अपर साइड वाला। और जो नीचे साइड होता है वो आपका चालेजल एंड कहलाता है। क्या कहलाता है? चालेजल एंड। ओके, तो यहाँ पे दिस इज आस्किंग कि जो फिलीफॉर्म अपैरेटस होता है वो किस साइड रहता है? ये आपका माइक्रोपाइलर साइड होता है या फिर चालेजल एंड की तरफ? तो यहाँ पे जो माइक्रोपाइलर होता है ना उसके पास 2 सेल होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग सिनर्जिड्स कहते हैं। और चालेजल की तरफ 3 सेल्स रहते हैं जिसको हम लोग एंटीपोडल्स कहते हैं। व्हाट? एंटीपोडल्स। और यहाँ पे साथ ही आपका एग सेल भी रहते हैं। और इसी सिनर्जिड्स में कुछ ऐसे ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स रहते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं जिसको हम लोग फिलीफॉर्म अपैरेटस कहते हैं। फिलीफॉर्म अपैरेटस दैट इज़ कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो जिनका फंक्शन रहता है आपका, जिसका फंक्शन रहता है क्या कि वो जो मेल गैमेट इंटर कर रहे होते हैं, 2 मेल गैमेट जब इंटर कर रहे होते हैं तो ये उसको डायरेक्ट करते हैं अंदर की तरफ कि कम ऑन, ओके, हेयर इज़ द योर एग सेल, कम एंड फ्यूज विथ इट एंड आपका पोलर न्यूक्लिया यहाँ पे है, आप यहाँ पे आओ। तो ये बेसिकली आपको डायरेक्ट करते हैं, मेल गैमेट को डायरेक्ट करते हैं, ये इसका फंक्शन रहता है। तो ये किस साइड रहता है? तो अभी अभी हमने देखा दैट इज़ कि वो आपका माइक्रोपाइलर एंड की तरफ रहते हैं। सो द आंसर विल बी योर ऑप्शन नंबर 2, दैट इज़ माइक्रोपाइलर एंड, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 2। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
वन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस गिव्स हाउ मैनी मेल गैमेट्स? एक माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कितने मेल गैमेट्स देते हैं इन वन टाइम? ओके, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स. What are microspores? That is your pollen grains. So basically it gives your 2 male gametes. Okay. Now the next question is the one megasporogenesis process gives how many functional megaspores? तो जैसे कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या था आपका? माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन का. वैसे ही मेगास्पोरोजेनेसिस रिफर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द फीमेल gamete, that is your megaspores, or you can say तो अगर बात करें मेगास्पोरोजेनेसिस की तो वो देता है आपका 4 मेगास्पोर्स इन वन साइकिल. वो देता है 4 मेगास्पोर्स इन वन साइकिल. बट यहाँ पे क्या पूछा? हाउ मेनी फंक्शनल मेगास्पोर्स. तो फंक्शनल मतलब कि कितना फंक्शन कर सकता है, फंक्शनल कितना देता है. तो फंक्शनल आपका ओनली 1 देता है, दैट इज ऑप्शन नंबर 1. और जो रेस्ट 3 रहते हैं, 3 आपका डी जनरेट होते हैं, दैट इज़ नॉन फंक्शनल होते हैं, वो आपका डी जनरेट कर जाते हैं. ओनली 1 इज़ योर फंक्शनल वन. नाउ द नेक्स्ट इज द एम्ब्रायो सैक डेवलपमेंट इन पीस्टल सोज विच टाइप? मोनोस्पोरिक, बायस्पोरिक, ट्राइस्पोरिक और ऑल ऑफ दिस. मतलब कि जो एम्ब्रायो सैक होता है इन फीमेल्स और जो मेगास्पोर्स से जो डेवलप होता है, एम्ब्रायो सैक डेवलपमेंट जो होता है मेगास्पोर, वो आपका कितना स्पोर होता है? तो वो आपका मोनोस्पोरिक होता है, दैट इज ओनली 1 मेगास्पोर. ओनली 1 फंक्शनल मेगास्पोर से आपका एक एम्ब्रायो सैक का डेवलपमेंट होता है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 मेगा स्पोरोजेनेसिस कंसिस्ट ऑफ 1 meiosis, 3 mitosis, 2 meiosis, 2 mitosis, 1 meiosis, 2 mitosis or 2 meiosis and 1 mitosis. The correct answer is your 1 meiosis and 3 mitosis. Okay, this is your correct answer. ये थोड़ा सा मतलब समझ जाने के बाद तो याद करने में ईजी हो जाता है, बट नहीं अगर जब तक समझ आता है तब तक थोड़ा रटने वाला टाइप है. Now the next question is the embryo sac is 7-celled, 8-nucleated, 8-nucleated, 7-celled, 7-celled, 7-nucleated or none of these. तो आंसर हो जाएगा इसका 8-nucleated, 7-celled. तो बेसिकली आपका जो एक मैच्योर वाला एम्ब्रायो सैक होता है उसके पास 8 न्यूक्लियस होते हैं, बल्कि उसके पास 7 सेल्स ही होते हैं. ठीक है, 7 सेल्स होते हैं लेकिन 8 न्यूक्लिएट होते हैं, 8 न्यूक्लियस ही होते हैं. बिकॉज उनके पास जो ये होता है ना, मतलब कि एक जो सेल होता है दैट इज़ पोलर न्यूक्लियाई. ओके, पोलर न्यूक्लियाई वो एक ही सेल होते हैं, बट इट कंसिस्ट ऑफ 2 न्यूक्लियस इनसाइड इट. तो व्हेन आई विल एक्सप्लेन द structure of embryo sac, I will count it. Okay, now the next question is cells left unsurrounded by cell walls are 2 polar nuclei. 2 polar nuclei. Okay, 2 polar nuclei. Here it is basically 2 polar nuclei. Central cell and antipodals, 2 synergids और एग सेल. तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा वो सेल हो जो होते हैं जो कि अनसराउंडेड रहते हैं सेल वॉल से, मतलब उनके चारों तरफ सेल वॉल्स नहीं होते हैं. तो क्या वो 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, या फिर वो सेंट्रल सेल एंड एंटीपोडल्स हैं, या फिर 2 सिनर्जिड्स होते हैं, या फिर वो एग सेल होते हैं.
तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका, तो एनसीईआरटी साफ साफ ये मेंशन करती कि केवल वहाँ पे जो 8 सेल्स थे, सॉरी 7 सेल्स थे, ओके 7 सेल्स में आपका जो क्या बोलते हैं, सॉरी मैं 7 नहीं बोलती हूँ, 8 जो न्यूक्लियस थे, ठीक है, 8 न्यूक्लियाई जो थे उनमें केवल आपका 6 न्यूक्लियाई आपका सेल वॉल से कवर्ड रहती है। तो वो कौन से ऐसे 2 सेल्स बचते हैं जो कि आपका अनकवर्ड रहती है, तो वो हो जाएंगे आपके ये ऑप्शन नंबर 1, दैट इज़ 2 पोलर न्यूक्लियाई। इनके चारों तरफ आपका सेल वॉल सराउंडिंग नहीं पाया जाता है, ओके एंड जो रेस्ट रहते हैं 6 न्यूक्लियाई, उनके चारों तरफ आपका सेल वॉल का सराउंडिंग होता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एग अपैरेटस इज इन माइक्रोपाइलर एंड, चैलेजल एंड और बोथ और नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो एग अपैरेटस क्या क्या थे, एग अपैरेटस थे आपका 2 सिनर्जिड्स प्लस आपका 1 एग सेल, ओके 1 एग सेल। तो ये तीनों को मिला करके हम लोग एग अपैरेटस बोलते हैं, जहाँ से आपका मेल गैमेट्स एंटर करता है एंड इट फ्यूजेस विद द एग सेल टू प्रोड्यूस द जाइगोट, ओके। तो ये आपका किस एंड में, एम्ब्रायो सैक के किस एंड में, वो माइक्रोपाइलर एंड में रहते हैं या फिर चैलेजल एंड में, यही वो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अगर याद हो तो बता दूं कि यहाँ पे एग सेल था एंड 2 सिनर्जिड्स यहीं पे रहते हैं, तो माइक्रोपाइलर एंड में बेसिकली आपका एग अपैरेटस कंस्टिट्यूटेड रहते हैं, ओके। सो यहाँ पे आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर 1, दैट इज माइक्रोपाइलर एंड में आपका एग अपैरेटस कंसिस्टेड रहते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एग अपैरेटस हैज़ 1 एग सेल, 2 सिनर्जिड्स, 3 एंटीपोटल्स, central cell and 2 polar nuclei, none of these. तो just we have seen that कि 1 egg cell and 2 synergids, इसी को एग अपैरेटस कहते हैं, जो कि आपका माइक्रोपाइलर एंड में रहता है, ओके। दिस लुक्स लाइक दिस इज योर एग सेल, दिस इज योर 2 synergids. Okay, now the next is the plant species consisting of both chasmogamous and clistogamous flowers is viola, commelina, oxalis or all of these. तो कौन से प्लांट्स होते हैं जिनके पास कैस्मोगैमस फ्लावर भी होते हैं एंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स भी होते हैं। कैस्मोगैमस फ्लावर्स मीन्स होता है वाइडली ओपन्ड फ्लावर जस्ट लाइक हिबिस्कस, ओके, मीन्स कि यू डोंट हैव टू सर्च फॉर द anther or a stamen by taking a torch or something like that, and you will easily can recognize कि this is your female gametophyte and this is your male gametophyte, ठीक है। जैसे कि हिबिस्कस में होते हैं, मतलब कि खुला खुला फ्लावर, ओपेंड फ्लावर को कहते हैं हम लोग क्या, कैस्मोगैमस फ्लावर। वहीं अगर क्लिस्टोगैमस की बात करें तो क्लिस्टोगैमस रिफर्स टू क्लोज्ड फ्लावर्स, जिसमें कि जैसे कि पी होता है, मटर में क्या होता है, फ्लावर को तोड़े एंड इट लुक्स लाइक दिस, ओके, अलग अलग करके वी हैव टू टेक अ सेपरेट लुक दैट दिस इज़ योर फीमेल गैमेटोफाइट एंड दिस इज़ योर पेटल्स, दिस इज़ योर दिस इज़ योर दिस इज़ योर सेपल्स, ठीक है। तो क्लिस्टोगैमस मतलब क्या होता है, बेसिकली क्लोज टाइप वाला, एंड कैस्मोगैमस मतलब पूरा ओपन्ड, वाइडली ओपन्ड फ्लावर्स। तो दोनों तरीके के एक ही प्लांट में होना कौन से स्पेसीज का खासियत है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, दैट इज़ वियोला जनरली मीन्स योर पैंसी, कॉमेलिना एंड ऑक्सालिस। ये तीनों में आपका कैस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स दोनों एक ही पेड़ में साथ साथ होते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गेटोनोगैमी। It has a spelling mistake in it. Getonogamy is the transfer of pollens from a flower to the same flower, different flower of the same plant or different flower of different plant or none of these. तो getonogamy क्या होता है? So if we talk about pollination,
ओके, इफ़ यू टॉक अबाउट पॉलिनेशन, तो इफ़ अगर एक ही फ्लावर है एंड वहीं से उसका जो पॉलन ग्रेन्स होता है फॉल्स डाउन ऑन द सेम फ्लावर, देन इट इज़ नोन एज योर ऑटोगैमी. ऑटोगैमी. ओके, ऑटोगैमी मीन्स कि सेम फ्लावर में फॉल होता है. वहीं पे अगर हम लोग बात करें गेटोनोगैमी, तो गेटोनोगैमी refers to the fall down of the pollen grains to the different flower of the same plant. That is option number 2. That is different flower of the same plant. एंड वही तीसरे तरीके का जो एक पॉलिनेशन होता है वो होता है आपका जीनोगैमी, जहाँ पे होता है कि जो पॉलन ग्रेन होता है वो एक फ्लावर दूसरे प्लांट का फ्लावर जो होता है वो दूसरे प्लांट के फ्लावर में फॉल कर गया. दैट इज़ नोन एज योर जीनोगैमी. नाउ द नेक्स्ट इज एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन. हेयर द टॉपिक चेंजेस. ओके, दैट इज़ एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन. हम लोग अब यहाँ से एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन का MCQs सॉल्व करना शुरू करेंगे. नाउ द नेक्स्ट इज मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स यूज मीन्स डैश मीन्स फॉर पॉलिनेशन. मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स कौन सा पॉलिनेशन मीन्स ज़्यादातर यूज़ करते हैं? इज़ इट अबायोटिक, बायोटिक, बोथ और नन ऑफ दिस? तो अबायोटिक क्या होता है? तो बायोटिक मतलब होता है कि ऐसे जो लिविंग है, सॉरी दिस इज़ नॉट योर बायोटिक, दिस इज़ योर बायोटिक, मतलब कि जो लिविंग है, जो सांस ले रहे हैं. ओके, जैसे कि हो गए आपके एनिमल्स, प्लांट्स इटसेल्फ, और यू कैन से इंसेक्ट्स हो गए, एंड वी ऑल्सो ह्यूमन बींग्स ऑल्सो. तो ये सारे आपके आते हैं बायोटिक के अंदर. और वहीं अगर बात करें अबायोटिक के, तो उसमें आता है आपका एयर हो गया, वाटर हो गया. ओके, दिस ऑल. तो मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स आपके अबायोटिक मीन्स को यूज़ करते हैं या फिर बायोटिक मीन्स को, यही क्वेश्चन है. और फिर इसका आंसर होगा कि मेजॉरिटी आपका बायोटिक मीन्स को यूज़ करते हैं. भले आपका अबायोटिक या फिर एयर या फिर वाटर हर जगह मौजूद रहता है बोल सकते हैं, बट फिर भी मेजॉरिटी दैट इज़ कि आपका बायोटिक दैट इज़ एनिमल्स को यूज़ करते हैं. Now the next question is majority of plants which pollinate basically by abiotic agents uses which means air, water or both or sunlight. अब क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा है कि जो ऐसे पौधे जो अबायोटिक एजेंट्स जैसे कि हवा, पानी और सनलाइट से पॉलिनेट होते हैं, उसमें वो कौन सा मीन्स सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं? एयर होता है या फिर वाटर होता है या फिर सनलाइट होता है या फिर दोनों एयर और वाटर? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बेसिकली एयर को यूज़ किया जाता है, क्योंकि वाटर ज़रूरी नहीं है कि आपका हर जगह, जैसे कि ड्रॉट एरिया हो गया, वहाँ पे आपका वाटर का अवेलेबिलिटी ज़रूरी नहीं है कि होगा ही होगा. तो इसलिए एयर इज़ द करेक्ट आंसर. Now the next question is how many genera is pollinated by hydrophily. तो यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर ज़्यादातर जो स्पेसिस होता है वो आपका एयर से पॉलिनेट होता है, तो जो रेस्ट कितने स्पेसिस तक या फिर कितने जेनेरा तक आपका हाइड्रोफिली दैट इज़ कि वाटर को यूज़ करके पॉलिनेशन किया जाता है? तो इट इज़ ओनली लिमिटेड टू 30 जेनेरा ऑफ प्लांट्स. केवल 30 जेनरा तक ही वो लिमिटेड है. नाउ द नेक्स्ट इज वैलिस्नेरिया हैज़ द फीमेल फ्लावर ऑन द सरफेस सबमर्ज्ड इनसाइड द वाटर, बोथ ऑन द सरफेस एंड सबमर्ज्ड इनसाइड द वाटर और नन ऑफ दिस. तो अगर वैलिस्नेरिया की बात करें तो उसका जो फीमेल वाला फ्लावर होता है वो वाटर के यहाँ पे हाइड्रोफिलिक, वैलिस्नेरिया की बात करें तो वो फ्रेश वाटर में ग्रो होने वाला एक
एक्वाटिक प्लांट होता है, ठीक है, एक्वाटिक प्लांट होता है, तो ये उसका जो पॉलिनेशन होता है वो आपका वाटर में ही होता है, हाइड्रोफिली के थ्रू होता है। तो ये पूछ रहा है कि उसका जो फीमेल फ्लावर है वो आपका सरफेस में रहता है या फिर आपका सबमर्ज्ड रहता है, मतलब कि इनसाइड द वाटर रहता है, सरफेस में रहता है या फिर सबमर्ज्ड रहता है। तो अगर हम लोग इसका इमेज देखें, ओके, दिस इज़ इट्स इमेज, जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि उसका जो ये एक वालिसनेरिया प्लांट है जिसका ये फीमेल फ्लावर है, एंड दिस इज़ नॉट सबमर्ज्ड बट इट इज़ इन द सरफेस, ऑन द सरफेस, दिस इज़ योर फीमेल फ्लावर। ओके, जहाँ पे आपका जो मेल फ्लावर होता है वो रिलीज किया जाता है और वो पैसिवली वाटर करंट से पास होकर के वो पहुँचता है आपका फीमेल फ्लावर के पास, फीमेल फ्लावर के पास पहुँचता है, एंड यहाँ पे आपका पॉलिनेशन टेक प्लेस होता है ऑन रीचिंग द स्टिग्मा। आंसर तो मिल ही गया होगा कि दैट इज़ कि फीमेल फ्लावर इज़ नॉट सबमर्ज्ड बट इट इज़ ऑन द surface of the water. So here the correct answer will be your option number 1. Now the next question is, which is a marine plant pollinated by water means Monstera, Zostera, Vallisneria or Hydrilla? तो वी हैव जस्ट सीन कि जो वालिसनेरिया होता है वो आपका फ्रेश वाटर होता है, फ्रेश वाटर हाइड्रोफिलिक प्लांट होता है, एंड इसके साथ आपका हाइड्रिला भी फ्रेश वाटर का होता है। तो यहाँ दो ऑप्शंस बच जाते हैं, मॉन्स्टेरा एंड जूस्टेरा। तो पहली बात, मॉन्स्टेरा इट इज़ नॉट एट ऑल अ प्लांट और समथिंग लाइक दैट। द आंसर विल बी योर option number 2 will be your correct answer, that is Zostera. It is a marine hydrophilic plant. Okay, now the next question is, okay, this is the image of the Monstera plant. It looks like this. This is a marine water, or you can say sea or ocean growing plant. Okay, Zostera looks like this. Okay, this is also known as your sea grasses, or you can say it is a type of a sea grass. Okay, जो कि हाइड्रोफिली फर्टिलाइजेशन या फिर हाइड्रोफिलिक पॉलिनेशन होता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज द डोमिनेंट पॉलिनेटिंग एजेंट इन एनेमोफाइलस फ्लावर्स? एनेमोफाइलस फ्लावर्स में डोमिनेंट पॉलिनेटिंग एजेंट क्या होता है? अब द क्वेश्चन इज दैट एनेमोफाइलस, व्हाट इज एनेमोफाइलस? तो पॉलिनेशन, अगर पॉलिनेशन आपका कोई एनिमल के थ्रू हो रहा है तो उसको वी टर्म इट इज़ एज अ एनेमोफिली, एनेमोफिली। ओके, और इसी को एनेमोफाइलस पॉलिनेशन बोला जाता है। तो इसमें एनिमल वर्ल्ड में अगर पॉलिनेशन होगा एनेमोफाइलस के थ्रू, तो उस फ्लावर में कौन सा एनिमल सबसे ज़्यादा डोमिनेंटली पॉलिनेटिंग एजेंट के जैसे यूज किया जाता है या फिर होता है, यही क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा, द करेक्ट आंसर विल बी बीज, दैट इज ऑप्शन नंबर 2. ओके, दैट इज मधुमक्खियाँ. Now the next question is, large colorful nectar rich fragrant flowers, मतलब सुगंधित flowers are found in Aerophilus, Entomophilus, Anemophilus और Myrmecophilus फ्लावर्स। कौन सा फ्लावर्स में लार्ज मतलब बड़े बड़े कलरफुल सुंदर से रंग बिरंगे और नेक्टार रिच, नेक्टार मतलब क्या होता है? नेक्टार मीन्स कि जो हनी भी जाकर के चूसते हैं ना, रस। ओके, तो किसमें सबसे ज़्यादा रस रहेगा और फिर सुगंधित भी होंगे? तो ऐसे फ्लावर्स कौन से फ्लावर्स में पाए जाते हैं? एरोफाइलस, एरोफाइलस बेसिकली मीन्स कि ऐसे फ्लावर जो एयर से पॉलिनेट होते हैं, या फिर एंटेमोफाइलस विच यूजेज इंसेक्ट्स एज इट्स पॉलिनेटिंग एजेंट, द इंसेक्ट्स उस फ्लावर्स को पॉलिनेट करते हैं, या फिर एनिमोफाइलस या फिर एनिमल्स करते हैं, या फिर मायरमेको मीन्स होता है आपका, मायरमेको मीन्स एंट्स। ओके,
एंड्स जिसको पॉलिनेट करते हैं वो होंगे आपके बड़े बड़े। तो इसका बेसिकली देखिए, अगर कलरफुल है साथ में नेक्टार रिच भी है, तो वो आपका नेक्टार कौन लेता है? बीज लेता है, हनी बीज। और हनी बीज तो एनिमल्स में आते नहीं हैं, एनिमल्स में तो हम आ गए, टाइगर आ गया, कैट आ गया, रैट आ गया, ओके। वो आते हैं आपको एंटेमोफाइलस, दैट इज़ कि इंसेक्ट्स के अंदर। तो इसी से पता चल जाता है कि जो एंटेमोफाइलस फ्लावर्स रहते हैं वो होते हैं आपके नेक्टार रिच, साथ में सुगंधित भी, जिसमें मक्खियाँ आएंगी, साथ में ढेर सारे कीड़े मकोड़े हो गए, ओके। कलरफुल भी होंगे तभी ना कीड़े मकोड़े अट्रैक्ट होकर के आएंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टॉलेस्ट फ्लावर प्रोवाइडिंग egg laying space is amorphophallus, yucca, foxtail lily or none of these। तो अगर किसी को पता है कि कौन सा सबसे टॉलेस्ट फ्लावर है तो उससे भी आंसर मिल जाएगा, या फिर ये भी पता है कि एग लेइंग स्पेस भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि कोई बर्ड आया, ठीक है, वो इसको पॉलिनेट करने आया और वहाँ पे स्पेस इसको मिल गया उस बर्ड को एग ले करने का, ठीक है, तो वो उसमें एग ले करेगा, साथ में उसको पॉलिनेट भी कर जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एमोर्फोफाइलस, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 1 इज़ योर करेक्ट आंसर। एंड उसका जो इमेज होता है इट लुक्स लाइक समथिंग दिस वन, ओके, दिस इज़, लुक एट, ये आपका पूरा का पूरा जो फ्लावर होता है वो ही आपका 6 फीट्स का होता है। यहाँ पे प्लांट नहीं है, ये तो आपका बस 6 फीट का केवल आपका फ्लावर है, और जो प्लांट का नीचे स्टेम एंड दीज ऑल लीव्स जो है वो नीचे है। तो बस फ्लावर इसका 6 फीट्स का है, और यहीं पे बर्ड एंटर करके अपना एग्स ले करती है यहाँ इसके अंदर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉलन जर्मिनेशन ऑन द स्टिग्मा इज यूजुअली व्यूड यूजिंग, जो पॉलन जर्मिनेट होता है, ठीक है, पीस्टल के स्टिग्मा में, उसको बेसिकली कैसे देखा जा सकता है? तो आपका उसमें यूज़ किया जाता है सुगर सॉल्यूशन, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 1, नॉट एट ऑल आयोडीन और साल्ट और एसिटोकार्बन सॉल्यूशन, ये तीनों यूज़ नहीं होता, ओनली सुगर सॉल्यूशन। नाउ द नेक्स्ट इज द pollen pistil interaction is dynamic process, chemical mediated और natural mediated और both 1 and 3, that is dynamic and chemical mediated दोनों। वो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा बोथ 1 and 2, दैट इज डायनेमिक प्रोसेस भी है, साथ में केमिकल मेडिएटेड है, ओके, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर, दैट इज बोथ 1 and 3। नाउ द नेक्स्ट इज द मेथड्स टू प्रिवेंट इनब्रीडिंग, the methods to prevent inbreeding is self incompatibility, oh, fourth option is all, तो छूट गया यहाँ पे। The methods to prevent inbreeding is self incompatibility and unisexuality, unsynchronized pollen and pistil interaction, distancing of anther and stigma, or all of these। यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज़ ऑल ऑफ दीज। यहाँ पे सारे आपसे जितने भी ऑप्शन है वो आपका इन ब्रीडिंग को रोकने के लिए ही है। जहाँ यहाँ पे जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इट रिफर्स कि जैसे कि यहाँ पे दिस इज़ योर स्टिग्मा, ओके, एंड दिस इज़ योर पोलन ग्रेन। अगर पोलन यहाँ पे फॉल होता है तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी रिफर्स कि यहाँ पे जो स्टिग्मा है वो उसको कंपैटिबल या फिर मैच्योर नहीं मानेगी, या फिर जो पोलन है वो स्टिग्मा को मैच्योर नहीं मानेगा, तो इसी को सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी बोलते हैं। और वहाँ पे पोलन का जो ये ट्यूब ग्रोथ हो रहा है वो भी अलाउ नहीं करेगा स्टिग्मा, ओके, जहाँ जैसे कि यहाँ पे जो पोलन ग्रेन का जो ये ट्यूब होता है ये ग्रो हो रहा है क्योंकि यहाँ पे स्टिग्मा उसको अलाउ किया हुआ है, लेकिन वहीं जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी केस होता है वहाँ पे या इसको परमिशन नहीं होता है पोलन ट्यूब ग्रो करने का, ठीक है। और जो यहाँ पे दूसरा था यूनिसेक्सुअलिटी, दैट इज़ कि कोई भी प्लांट है उसके पास चाहे तो आपका मेल गैमेट होगा या फिर आपका फीमेल गैमेट होगा,
तो अगर बस एक ही गैमेट होगा तो वहाँ पे पॉलिनेशन तो पॉसिबल नहीं है, तो इससे भी आपका इनब्रीडिंग रुक जाता है। इनब्रीडिंग में से क्या होता है, इनब्रीडिंग रिफर्स की सेम जो प्लांट होता है, सेम प्लांट में आपका बार बार रिप्रोडक्शन हो रहा है या फिर पॉलिनेशन सेम प्लांट में हो रहा है, तो उसी को इनब्रीडिंग कहते हैं, उस स्टेज या उस केस को। अब नेक्स्ट ऑप्शन है आपका अनसिंक्रोनाइज्ड पॉलन इन पीस्टिल। तो ये भी अनसिंक्रोनाइज्ड मतलब वही हुआ कि चाहे तो आपका पॉलन जो है वो स्टिग्मा को मैच्योर नहीं मानता है, या फिर जो स्टिग्मा है वो आपको पॉलन को मैच्योर नहीं मानता है। अब नेक्स्ट था डिस्टेंसिंग ऑफ आंथर एंड स्टिग्मा, जहाँ पे आंथर और स्टिग्मा दोनों दूर दूर हैं। तो अगर दूर दूर हैं तो अगर जो पॉलन गिरेगा वो आपका प्रॉपरली स्टिग्मा में फॉल डाउन नहीं कर पाएगा, जिसके वजह से पॉलिनेशन रुक जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक मेथड होता है इनब्रीडिंग को रोकने का। नाउ द नेक्स्ट इज, और यहाँ पे जो इमेज है दिस इज़ योर पॉलन ट्यूब ग्रोथ, आपके सारे पॉलन ट्यूब का ग्रोथ है, माइक्रोस्कोप का इमेज है, एंड दिस इज योर पॉलन ग्रेन्स। ओके, यहाँ पे जो इमेज है उसे भी देख लेते हैं, दैट इज़ कि ये जो दिस ऑल आर पॉलेंस जो कि स्टिग्मा में फॉल है, ये पॉलन ट्यूब है, दिस इज योर एंटीपोडल, ओके ये एंटीपोडल्स हो गए, यहाँ 3 एंटीपोडल्स हो गए, ये पोलर न्यूक्लियाई होगा यहाँ पे 2 ठो, दिस इज योर एग सेल, एंड यहाँ जो नीचे नहीं बोलते हैं इसको, मतलब देखिए ये जो माइक्रोपॉइलर एंड होता है ये चैलेजल एंड होता है, यहाँ पे आपको लग रहा है कि चैलेजल एंड तो ऊपर की तरफ है एंड माइक्रोपॉइलर एंड नीचे की तरफ। तो बेसिकली ये आपका एनाट्रोपस ओव्यूल है, एनाट्रोपस ओव्यूल है जिसमें कि ये उल्टा है, और जो एट्रोपस ओव्यूल होता है, एट्रोपस ओव्यूल होता है उसमें ये कुछ इस तरीके से होता है, एम ऊपर रहता है एंड सी नीचे होता है, चैलेजल एंड नीचे, माइक्रोपाइलर एंड ऊपर, और ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल होता है। तो इसी को एनसीईआरटी कंसिडर करती है कि जो ये अपर एंड होता है वो आपका माइक्रोपाइलर एंड होगा, और जो बिलो वाला एंड होगा वो चैलेजल एंड होगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, emasculation. Emasculation is the process of removing anthers, removing pistil, covering the pistil by butter paper. None. यहाँ पे जो थर्ड वाला ऑप्शन है ना, कवरिंग द pistil by butter paper, emasculation बेसिकली आपका जो एनसीईआरटी में एक टॉपिक है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ओके, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन मतलब कि जब प्लांट्स को हाइब्रिड बनाया जाता है तो उस टाइम पे प्रोसेस यूज होता है इमास्कुलेशन। इसका मतलब क्या होता है, तो इमास्कुलेशन यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका, इमास्कुलेशन बेसिकली आपका होता है द रिमूवल ऑफ आंथर्स, रिमूवल ऑफ आंथर्स। और यहाँ पर जो थर्ड वाला ऑप्शन है दैट इज़ द कवरिंग ऑफ pistil बाय बटर पेपर, इसको कहा जाता है बैगिंग, मतलब कि कवर कर देना एक बैग से आफ्टर रिमूवल ऑफ एंथर्स। और इसके बाद बैगिंग के बाद आपका एक स्टेप होता है जिसको टैगिंग बोलते हैं, जिसमें कि मतलब टैग लगा देना कि हाँ मैंने इसे इमैस्कुलेट किया हुआ है। ओके, नाउ द नेक्स्ट, तो इसके बाद दूसरा जो टॉपिक होता है वो आता है आपका डबल फर्टिलाइजेशन का, दैट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स, दैट इज़ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो ऐसे प्लांट्स जो फ्लावर्स देते हैं उसको एंजियोस्पर्म्स कहते हैं। और ठीक है, और इसमें दूसरा जो सब टॉपिक आता है वो ये भी आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स। नाउ द नेक्स्ट इज,
ये क्वेश्चन है, दिस आस्क्स कि ट्रिपल फ्यूजन इज द फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमेट विथ टू पोलर न्यूक्लियाई, टू मेल गैमेट्स विथ एग सेल और टू मेल गैमेट्स विथ टू पोलर न्यूक्लियाई और वन मेल गैमेट विथ 3 एंटीपोडल्स। तो ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है? तो अगर बात करें एंजियोस्पर्म्स की, ठीक है, एंजियोस्पर्म्स की, दैट इज़ की जिसके पास कवर्ड सीड्स रहते हैं, कवर्ड सीड्स रहते हैं, साथ में ये फ्लावरिंग प्लांट्स भी होते हैं जिसके पास फ्लावर्स होते हैं। ओके, तो अगर इस टाइप के प्लांट की बात करें तो इसके पास ना दो डबल फर्टिलाइजेशन होते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखिए डबल फर्टिलाइजेशन अकर होता है। ओके, डबल फर्टिलाइजेशन अकर होता है जिसमें कि और इसका नाम इसलिए डबल फर्टिलाइजेशन है क्योंकि इसमें दो टाइप के फर्टिलाइजेशन होते हैं। एक तो आपका होता है सिनगैमी, दैट इज़ की नॉर्मल जो फर्टिलाइजेशन होता है वो, और दूसरा आता है आपका ट्रिपल फ्यूज़न भी होता है, ट्रिपल फ्यूज़न भी होता है, ठीक है। तो जो सिनगैमी होता है उसमें होता है आपका कि जो टू मेल गैमेट्स रिलीज़ होते हैं वहाँ से एक मेल गैमेट आपका एग सेल के साथ फ्यूज़ होता है जिसको हम लोग सिनगैमी के नाम से जानते हैं, और जो दूसरा आपका टू पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ होता है तो उसको हम लोग ट्रिपल फ्यूज़न कहते हैं, जहाँ पे दो पोलर न्यूक्लियाई प्लस आपका एक मेल गैमेट होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? ट्रिपल फ्यूज़न। तो आंसर तो मिल गया होगा, दैट इज़ कि ट्रिपल फ्यूज़न इज़ द फ्यूज़न ऑफ वन मेल गैमेट विथ टू पोलर न्यूक्लियाई। That is option 1 is your correct answer. Now the next is double fertilization occurs in angiosperms, gymnosperms, bryophytes, all of these. तो ये ओनली फ्लावरिंग प्लांट्स में होता है, दैट इज़ एंजियोस्पर्म्स में ही होता है। नाउ द नेक्स्ट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेट, मतलब कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन दैट इज़ फर्टिलाइजेशन के बाद का किस्मत। फॉर ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल इज एंडोस्पर्म, एम्ब्रायो, पेरिकार्प, सीड्स। तो अभी मैंने बताया कि ट्रिपल फ्यूज़न जिसमें दो पोलर न्यूक्लियाई प्लस आपका एक मेल गैमेट होता है, ये क्या बनाता है? फर्टिलाइजेशन के बाद आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या फिर प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि फर्दर आपका कन्वर्ट क्या में होता है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा एंडोस्पर्म, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 1 विल बी योर करेक्ट आंसर। एंडोस्पर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है। और एंडोस्पर्म कौन सा स्ट्रक्चर होता है? तो एंडोस्पर्म आपका वो स्ट्रक्चर होता है जो कि आपको एम्ब्रायो के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, फर्दर उसको ग्रो होने में। तो उसके बाद नेक्स्ट आता है एंडोस्पर्म इज परसिस्टेंट इन कैस्टर, कोकोनट, पी बोथ 1 and 2। एंडोस्पर्म जो होता है वो परसिस्टेंट मतलब मैच्योर जो सीड रहता है या फिर मैच्योर जो फ्रूट होता है उसमें भी आपका परसिस्टेंट या फिर प्रेजेंट रहता है। तो वो किस फ्रूट में ऐसा देखने को मिलता है, ऐसा एक्सेप्शनल केस किस में रहता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका बोथ 1 and 2, that is option number 4 will be your correct answer, that is castor। कैस्टर क्या होता है? तो कैस्टर होता है आपका शरीफा। अगर शरीफा को ध्यान से देखिएगा तो उसको जब खाते हैं तो उसके अंदर से थोड़ा लिक्विड टाइप का ये निकलता है, पोर्शन निकलता है, तो वही होता है आपका एंडोस्पर्म का पार्ट। और वहीं कोकोनट वाटर जो होता है वो भी आपका क्या होता है? लिक्विड पोर्शन होता है, वही आपका एंडोस्पर्म होता है। नाउ द नेक्स्ट इज correct steps of embryogeny is zygote, pro-embryo, globular, heart-shaped, then after mature embryo। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर, दैट इज़ कि सबसे पहले तो जाइगोट फॉर्मेशन हुआ, फिर प्रो एम्ब्रायो, फिर ग्लोबुलर एम्ब्रायो, फिर हार्ट शेप्ड एम्ब्रायो, फिर मैच्योर एम्ब्रायो। ओके, फिर मैच्योर एम्ब्रायो। तो देख सकते हैं आप लोग इमेज यहाँ पे। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ तो
आपका सिनर्जिड्स था वो डीजनरेट शुरू होना हुआ, ठीक है। यहाँ पे जाइगोट बना, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल था, दिस इज योर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये डीजनरेटिंग एंटीपोडल्स। और यहाँ पे उसके बाद क्या होता है तो जो जाइगोट बनता है, ओके, जाइगोट के बाद जाइगोट डिवाइड करके बनाता है ग्लोब्यूलर एम्ब्रायो, उसके बाद बनता है हार्ट शेप्ड एम्ब्रायो, उसके बाद बनता है आपका मैच्योर एम्ब्रायो। ओके, दिस इज योर मैच्योर एम्ब्रायो, जिसमें कि यहाँ पे 2 कॉटिलेडन्स है, 1 रेडिकल है। ओके, दिस इज द NCERT डायग्राम। सो we move further, and the next question is the undifferentiated sheath surrounding the radical and root cap is coleorhiza, coleoptile, plumule और scutellum। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कोलियोरिजा। तो यहाँ पे जितने भी जो टर्म है ये थोड़े से मतलब कंफ्यूजिंग टर्म्स होते हैं, मतलब एक बार अगर एक एग्जामिनर वहाँ पे देने जाता है तो वो बहुत कंफ्यूज होता है कि आंसर क्या था। तो वहाँ पे ये करने के लिए मैंने लिखा है कोलियोप्टाइल जो होता है, ठीक है। अगर प्लांट की एम्ब्रायो की बात करें तो जब एम्ब्रायो डेवलप हो रहा होता है तो वहाँ 2 तरीके के चीज़ देखने को मिलते हैं, ठीक है, जिसमें कि इस तरीके का फॉर्म होता है जहाँ पे ऊपर की तरफ आपका पी होता है, दैट इज़ प्लीम्यूल, जो कि आपका सूट एक्सिस को ऊपर बढ़ाता है। सूट एक्सिस जैसे कि स्टेम हो गया, लीव्स हो गया, ये सब, और नीचे जो रहता है वो आर रहता है, दैट इज़ रेडिकल आपका ग्रो करवाता है रूट एक्सिस को, ठीक है, रूट एक्सिस को नीचे की तरफ। और ये जो 2 पोर्शन ऐसे देख रहे हैं ये आपका कॉटिलेडन्स हो गया। कॉटिलेडन्स वही जो आपका प्लूम्यूल को डिफरेंशिएट करता है। वहीं अगर ग्रास फैमिली की बात करें तो वहाँ पे जो प्लूम्यूल होता है उसको कोलियोप्टाइल कहा जाता है। देखिए ये वाला कोलियोप्टाइल, ओके, कोलियोप्टाइल। और वहीं जो आपका रूट एक्सिस होता है या फिर रेडिकल को जो कवर किए हुए रहता है उसको कोलियोरिजा कहते हैं, ये वाला है ना। देखिए यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, ओके। और वहीं जो स्क्यूटेलम होता है वो क्या होता है, वो आपका कॉटिलिडन को कहते हैं, इन ग्रासेस के केस में कहते हैं। ग्रासेस के केस में कोलियोप्टाइल आपका प्लूम्यूल को कवर किए हुए रहता है और जो कोलियोरिजा रहता है वो आपका रेडिकल को कवर किए रहता है, और स्क्यूटेलम वो आपका कॉटिलिडन्स को कहते हैं। तो बस हल्का सा टर्म चेंज हो जाता है। तो ये आपका एक ग्रास के केस वाला इमेज है, ये वाला भी ग्रास केस वाला इमेज है, ये ग्रास का नहीं है। देखिए ये मोनोकोटिलेडन मेज हो गया जैसे कि, ठीक है। सूट एपिकल मेरिस्टम सैम हाइपोकोटाइल नीचे की तरफ आता है, दैट इज़ के रूट एक्सिस को नीचे ग्रो करने में हेल्प करता है। और ऊपर जो था आपका वो क्या होगा, एपिकोटाइल हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी प्लूम्यूल हो गया, कॉटिलेडन्स हो गए, हाइपोकोटाइल हो गया। ये डाइकॉट प्लांट का है, इसमें 2 कॉटिलेडन है। ये रेडिकल हो गया जो कि रूट कैप को फर्दर ग्रो करवाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, देखिए हाँ, एक और यहाँ पे टर्म था एपीब्लास्ट, वो यहाँ पे नहीं है, कोई नहीं। एपीब्लास्ट क्या होता है, तो एपीब्लास्ट बेसिकली इज अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट अपोजिट टू द स्क्यूटेलम के जस्ट अपोजिट पे रहता है। देखिए यहाँ पे इमेज पे ये वाला एपीब्लास्ट, ये स्क्यूटेलम था ना, स्क्यूटेलम ग्रास फैमिली का जो कॉटिलिडन रहता है उसके जस्ट अपोजिट रहता है आपका एपीब्लास्ट।
एपीब्लास्ट क्या होता है? इज अ कंटिन्यूअस विथ कोलियोरिजा, ये कोलियोरिजा के साथ कंटिन्यूअस रहता है. एपीब्लास्ट इज ऑफन कंसिडर्ड एज सिमिलर टू द सेकेंड कॉटिलेडन. इट इज सिमिलर टू द सेकेंड कॉटिलेडन बट इट इज नॉट द सेकेंड कॉटिलेडन एंड इट सर्व्स स्टोरेज पर्पस प्रोवाइडिंग फूड टू द एम्ब्रायो. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नॉन अल्बुमिनस सीड्स इज सीन इन व्हीट, मेज, बार्ली और पी. तो सीड्स की अगर बात करें तो दो टाइप के सीड्स रहते हैं, एक एल्ब्यूमिनस रहते हैं और दूसरा नॉन एल्ब्यूमिनस. नॉन एल्ब्यूमिनस मतलब कि उसमें कोई भी लिक्विड पार्ट अंदर में सीड्स के अंदर देखने को नहीं मिलेगा, और जो एल्ब्यूमिनस रहता है उसके पास लिक्विड पार्ट होते हैं, जैसे कि कैस्टर हो गया, वीट हो गया, मेज हो गया, बार्ली हो गया. ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? पी. अगर मटर के दानों को छीलोगे तो वहाँ पे कोई भी लिक्विड पार्ट कभी भी देखने को नहीं मिलता, तो वो नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स का एग्जाम्पल हो गया. नाउ द नेक्स्ट इज द रेमिनेंट्स ऑफ न्यूसेलस आर परसिस्टेंट, मतलब जो न्यूसेलस का रेमिनेंट्स होता है वो प्रेजेंट रहता है इन द मैच्योर एम्ब्रायो या फिर मैच्योर फ्रूट, इन विच केस? ब्लैक पेपर, बीट, एप्पल और बोथ 1 and 2. द आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2, दैट इज ब्लैक पेपर एंड बीट. दोनों में आपका न्यूसेलस परसिस्टेंट रहता है. अब नेक्स्ट है, जैसे देखिए यहाँ पे आप समझ सकते हो, यहाँ पे पोस्ट फर्टिलाइजेशन ग्रोथ के बारे में बताया है. पोस्ट फर्टिलाइजेशन ग्रोथ के बारे में एक चार्ट दिया हुआ है, इसको बेसिकली लर्न करने के लिए दिया हुआ है. तो जो इंटीग्यूमेंट्स होता है, ठीक है, जो मतलब एम्ब्रायो सैक का सबसे आउटर वॉल होता है, वो क्या में कन्वर्ट हो जाता है? वो फर्टिलाइजेशन के बाद में सीड का कोट बन जाता है. और जो न्यूसेलस रहता है, जो इंटीग्यूमेंट्स के अंदर रहता है, इंटीग्यूमेंट्स के अंदर रहता है, जिसमें फूड मटेरियल्स रहता है, वो आपका पेरिस्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है. अगर वो परसिस्टेंट रहा तो, जैसे कि हम लोग यहाँ देखते हैं ब्लैक पेपर और बीट में परसिस्टेंट रहता है, तो इसमें ये क्या कहलाएगा? पेरिस्पर्म कहलाता है, पेरिस्पर्म. अब वहीं अगर बात करें ओवरी वॉल की, तो ओवरी वॉल आपका कन्वर्ट हो जाता है पेरिकार्प में या फिर फ्रूट का वॉल में वो कन्वर्ट हो जाता है. ओव्यूल्स जो होता है वो सीड्स में कन्वर्ट हो जाता है. जो प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस रहता है वो इंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है. और जो जाइगोट रहता है वो आपका एम्ब्रायो में कन्वर्ट हो जाता है, जाइगोट एम्ब्रायो में कन्वर्ट हो जाता है. जैसे कि यहाँ एप्पल को इमेज में देख सकते हैं, ये आपका पेरिकार्प हो गया, मीजोकार्प, इंडोकार्प, एंड दिस इज योर, यहाँ पे हो, ओके, दिस इज योर सीड्स एंड दिस और. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द फॉल्स फ्रूट. द फॉल्स फ्रूट फ्रॉम थैलेमस इज एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैसी, ऑल. यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज. सारे के सारे आपके थैलेमस से ग्रो होते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? फॉल्स फ्रूट कहते हैं. ओके, ओवरी से ना ग्रो करके थैलेमस से होता है, जिसको हम लोग खाते हैं, एप्पल का पोर्शन. ठीक है, तो अब नेक्स्ट आता है आपका Parthenocarp is the fruit development without fertilization, with only syngamy, with only triple fusion और with fertilization. आंसर हो जाएगा विदाउट फर्टिलाइजेशन, उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है. और पार्थेनोकार्पी किस में होते हैं? आपके बनाना में होते हैं. ये बेसिकली ये फ्रूट्स ना सीडलेस होते हैं, वाटरमेलन में भी करवाए जाते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट है, द ओल्डेस्ट सीड एक्सकवेटेड इज ऑफ बनियान पीपल, ल्यूपाइन आर्कटिकस और डेट पाम. तो आंसर हो जाएगा ल्यूपाइन आर्कटिकस. ओके, ओल्डेस्ट सीड यही है आपका, जो कि आर्कटिक साइड से ये किया गया है. ठीक है, नेक्स्ट है, एपोमिक्सिस इज सीन इन एस्टेरेसी ग्रासेस बोथ 1 and 2 n. तो एपोमिक्सिस क्या होता है? एपोमिक्सिस मतलब होता है जो ना एपो को मिक्स, मतलब क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ये मिमिक करता है, मिमिक्स द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन.
ओके, मतलब कॉपी करता है। ये बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, बट फिर भी ये कॉपी करने की कोशिश करता है। तो ये किस में अकर करता है, यही क्वेश्चन है। और ये होगा बोथ 1 and 2, दैट इज़ ग्रासेस में भी होता है एंड एस्टेरेसी में भी होता है। एस्टेरेसी बेसिकली ये फ्लावरिंग प्लांट होता है, स्मॉल। देखिए, एपोमिक्सिस इज अ फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देयर आर सेवरल वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग एपोमिक्टिक सीड्स। तो ग्रासेस में भी होता है और साथ में ये जो एस्टेरासी होता है उसमें भी होता है। अब नेक्स्ट देखें तो पॉलीएम्ब्रेनी इज द रिजल्ट ऑफ प्रोट्रूशन ऑफ डैश इनटू द एम्ब्रियो सैक। पॉलीएम्ब्रियोनी किस कारण से होता है, या फिर वो कौन सा लेयर होता है जो कि एम्ब्रियो सैक में प्रोट्रूड हो जाता है, यानी कि घुस जाता है, जिसके वजह से पॉलीएम्ब्रियोनी देखने को मिलता है। पॉलीएम्ब्रियोनी मतलब कहते हैं ढेर सारे सीड्स, जैसे कि हो गया सिट्रस फैमिली में, नींबू में ढेर सारे सीड्स हो गए, कभी कभी मैंगो में भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर बेसिकली आपका न्यूसेलस हो जाएगा, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 1। न्यूसेलस कभी कभी प्रोट्रूड कर जाता है, जिसकी वजह से पॉलीएम्ब्रियोनी देखने को मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट है, तो इस चैप्टर से इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। एंड यहाँ पे आई एम गोइंग टू एंड द क्वेश्चन सेशंस, and so I like to thank you my friends from depth of my heart, and I request all to please comment कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये आपको हेल्प किया कि नहीं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में, सॉरी।